हेलो क्लास 12th। आपने विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं तो मैं बोल्ड में बताती शायद आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट ना होता, इसलिए मैं अभी आपको ऐसे बता रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें आप मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी वो आपको खुद सॉल्व करनी है। जैसे इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा था, एक निश्चित आधार V के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है तो उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर लिया ABC, जिनकी समान भुजाओं को मैंने x मान लिया और हमें आधार BC B दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से उसने कहा जो समान भुजाएं हैं वो आपकी किस रेट से घट रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। घटने के लिए मैंने आपसे कहा था माइनस साइन का यूज़ करेंगे, मीन्स डी एक्स बट्टे, क्योंकि हमने इसके लिए एक्स से भुजा लिए तो डी एक्स बट्टे डी टी का मान आपका -3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को किस दर से घट रहा है यानी ए निकालना है, जिसको हमने ए मान लिया। हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो हमने शीर्ष ए से एम एक लंब खींचा बीसी पर। जैसा कि आपको पहले से ही पता है छोटी क्लास में कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक यही शीर्ष लंब ऐसा होता है जब हम समान भुजाओं के कॉमन उभयनिष्ठ शीर्ष से नीचे को लंब खींचते हैं तो वो एक आपका माध्यिका का भी काम करती है। इसका मतलब बी ने जो m है वो BC का मध्य बिंदु भी हो गया। तो जब हमने AM बटे AM लंब खींचा BC पर तो BM बराबर CM बराबर कितना होगा BC बटे 2 यानी B बटे 2। अब जैसा कि हमने लंब खींचा है तो ये 90 होगा, तो हमने समकोण त्रिभुज ABM में ले लिया पाइथागोरस प्रमेय से। उससे हमने एक ऊंचाई क्या निकाल ली AM। जैसा कि आपको पता है एरिया ABC होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो मैंने यहाँ पर इनके मान को रख दिया। अब आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ था सिर्फ एक अननोन टर्म यहाँ x है, तो हमने यहाँ पर एक तो अननोन टर्म x है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर दर दी थी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीन्स dx बट्टे dt। तो हम यहाँ t के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हमने dA बट्टे dt का मान निकालना है, dx बट्टे dt का मान यहाँ पर रख दिया। अब जैसा कि हमने dA बट्टे dt की दर निकालनी है कि किस दर से घट रही है, कब, जब उसकी समान भुजाएं आधार के बराबर है, मीन्स x की जगह b रख दीजिए तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका 5th क्वेश्चन है। 5th में आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि वक्र x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा y बराबर a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा के किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब की बिंदु से मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या है, आपको x और y दिए हुए हैं। हमने इसमें अभिलंब की बात करनी यानी dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो हमने थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करके हल कर लिया। ठीक है, अगला स्टेप dy अपॉन dx इक्वल टू हमने पढ़ा है dy बट्टे डी थीटा अपॉन dx बट्टे डी थीटा होता है, डिवाइड कर दिया, हमारे पास टेन थीटा निकल गया dy बट्टे dt का। अब अभिलंब की बात करनी है तो अभिलंब की प्रमेयता आपने पढ़ा है -1 अपॉन dy अपॉन dx होता है, वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। इसको हम माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कह सकते हैं। अब आपके पास x और y के मान दिए थे, यानी एक बिंदु आपको पता चल गया, x ये हो गया y। इस बिंदु पर हमने अभिलंब का समीकरण निकाला। वो क्यों निकाला, क्योंकि हमें सिद्ध करना था कि जो अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी है वो अचर है, तो इसके लिए हमें अभिलंब का समीकरण पता होना चाहिए, तभी तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो हमने अभिलंब का समीकरण लगाया y माइनस y1 इक्वल टू d1 अपॉन dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। तो अब ये साइन थीटा से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हल करेंगे तो हमारे पास एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। उसके बाद मूल बिंदु से दूरी, पिछले साल आपने 11th क्लास में सूत्र पढ़ा था x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की दूरी क्या होती है, d इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी। यहाँ पर x1 y1 आपको मूल बिंदु 0,0 दिया गया है, तो आपका वो आ गया a यानी अचर संख्या। तो वक्र पर इससे क्या सिद्ध हो गया, जो अभिलंब है उसके मूल बिंदु से दूरी अचर है। ठीक है, अब इसी में आपने मेरे से पूछा था 6th क्वेश्चन, अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर f(x) आपको दिया हुआ है। हमने ऐसे अंतराल ज्ञात करनी जिसके लिए फलन वर्धमान और जिसके लिए ह्रासमान हो। तो सबसे पहले वर्धमान ह्रासमान में आपने पढ़ा है कि अगर f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वर्धमान, लेस देन आती है, छोटी आती है 0 से तो ह्रासमान होता है, लेकिन उसके लिए हमने f(x) भी निकालना है। तो हमने f(x) निकाला, अंश हर dy/dx ऑफ हर अंश माइनस अंश dy/dx ऑफ हर। तो इसको थोड़ा हम ब्रैकेट के अंदर इंटू करके सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप का फॉर्म आएगा। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर था कि हमारे पास यहाँ पर 4 sin स्क्वायर था, यहाँ पर 3 cos स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पर cos स्क्वायर को जोड़ा जिससे कि हमारे पास
4 कॉस स्क्वायर हो गया एक्स हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमने कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 4 साइन एक्स स्क्वायर था तो 4 कॉमन लेके ये 1 बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे को मैंने इसको सॉल्व किया। उसके बाद अंतराल के लिए आपको पता है कि हम एफ डैश एक्स को किसके इक्वल करते हैं? 0 के। इस टर्म को आप 0 के इक्वल करिए तो इससे हमारा कॉस एक्स बराबर 0 हो गया, 4 माइनस कॉस एक्स बराबर 0। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी आपको पता है 0 से 2 पाई के बीच में π/2 और 3π/2 पर 0 होता है एक्स का मान। और ये तो फिलहाल इसको ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास अंतराल क्या टूटेगा? 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2 पाई, राइट। तो ये अंतराल आपके यहाँ पर टूट गए। उसके बाद एक कंडीशन और लेके चलते हैं। हम जैसा जानते हैं कि कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से ग्रेटर और उसके इक्वल और 1 से छोटी और उसके इक्वल होती है, राइट। तो हमारे पास वहाँ पर क्या था? 4 माइनस कॉस एक्स था, राइट। तो माइनस से मैंने पहले हमने इससे कंडीशन ले ली यारी कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। माइनस से इंटू करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, 11th क्लास में सीख चुके हो। फिर हमें यहाँ पर 4 माइनस कॉस एक्स चाहिए तो 4 घटा दीजिए। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? जो 4 माइनस कॉस एक्स है वो 0 से बड़ा है और अगर ये 0 से बड़ा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है। मीन्स अब हमने एफ डैश एक्स के चिन्ह देखने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एफ डैश एक्स का जब चिन्ह देखना है, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सिर्फ हमने कॉस एक्स का ही चिन्ह देखना है। तो अब मैंने यहाँ पर अंतराल लिख दिया, एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ एक्स की प्रकृति 0 से π/2 पर आपको पता है कॉस पॉजिटिव होता है तो होल पॉजिटिव यानी वर्धमान। π/2 से 3π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, उसमें आपको पता है कॉस नेगेटिव होता है तो हासमान। और लास्ट के लिए आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये वर्धमान हासमान के अंतराल हो गए। अब इसी में आपका है 8th क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा है एक दीर्घवृत्त के अंतर्गत एक समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक सिरा जो है वो एक दीर्घ अक्ष का एक सिरा यानी एक शीर्ष उसका दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। तो मैंने एक दीर्घवृत्त लिया, इसके अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच लिया जिसका एक सिरा मैंने दीर्घ अक्ष में ले लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इसमें, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचा तो मान लिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का याला शीर्ष इस दीर्घवृत्त को L, M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है यानी मिलता है। तो इसलिए नीचे वाला बिंदु क्या हो जाएगा? -L, M। सॉरी, ये भी -L होगा, तो -L, N और दूसरा भी -L, -M। सॉरी, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई, -M। ठीक है, तो ये बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब जैसा कि आपको पता है BC, हम तो ये दूरी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिखाना है महत्तम, और इसका हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार क्या होगा यहाँ पर? BC, ऊंचाई क्या होगा? AD, राइट। तो इसलिए BC निकालने के लिए ये दूरी ऊपर को L है, ये दूरी नीचे को L है। वो चिन्ह तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि हम निर्देशांक x के नेगेटिव, सॉरी, ऊपर को दूरी m है, नीचे को दूरी -m है। -m तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये आपकी जो नीचे को y एक्सेस है वो नेगेटिव है, लेकिन दूरी तो m ही होगी। तो इसलिए BC की वैल्यू क्या हो गई? m + m 2m। ठीक है, अब हमने एरिया लिखा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी BC गुणा AD। तो BC आपका हो गया 2m × AC। यहाँ से आते की दूरी A, क्योंकि आपको निर्देशांक दीर्घवृत्त दिया था तो उसका शीर्ष A, 0 होता है। ये दूरी को हमने L लिया था तभी -L पे गया तो A + N। अब देखिए इसमें M भी हमने माना है, L भी हमने माना है, यानी 2 अननोन टर्म हो गए। तो ये संभव नहीं होगा यहाँ पर अवकलन करना। तो इसके लिए हमने क्या कहा, जो हमारा -L, M है वो बिंदु किस पर स्थित है? आपका दीर्घवृत्त पर स्थित है। अगर ये दीर्घवृत्त पर स्थित है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ से मैंने M की वैल्यू निकाल ली। अब इस M की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए जिससे कि हमारा जो एरिया होगा वो L के रूप में आ जाएगा।